हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारी चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई थी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपने किए होंगे। बाकी अभी उसमें एक मेन टॉपिक और रहता है हमारा, वो है वांट ऑफ फैक्टर। तो वो क्या है, आज उसको करते हैं। फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो होंगे जिसमें चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होगी, हम ज़रा उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा आता है एबनॉर्मल थ्योरेटिकल वैल्यूज़, नॉर्मल वैल्यूज़ या एबनॉर्मल वैल्यूज़, या नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब क्या है, हम अपना वही आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो डेफिनेशन थी, प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑन नेचर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी, उनको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कीजिए हमने यूरिया या ग्लूकोज हमने वाटर में डाला 1 मोल। अगर हम ग्लूकोज को डालते हैं C6H12O6, या सिंपल हम ग्लूकोज लेते हैं, आपकी है C6, एक मिनट, H12O6। इसका अगर हम 1 मोल पानी में डालते हैं तो डिज़ोल्व होने के बाद ये आपकी C6H12O6 ही रहेगी और 1 मोल ही रहेगी। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट करेंगे वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज़ कीजिए हमने ग्लूकोज की बजाय सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। अब सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, आपने पानी में डाला NaCl और वो डाल दिया आपने 1 मोल। अब 1 मोल डालने पर अब सोडियम क्लोराइड आपको मालूम है ये है इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जैसे आप इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे ये डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, यूरिया डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन NaCl जो है पानी में डालते ही डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और डिसोसिएट होकर इट विल प्रोड्यूस 1 मोल सोडियम आयन एंड 1 मोल क्लोराइड आयन। तो कुल मिलाकर हमने जो डाला है सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल सोडियम क्लोराइड डाला था, और हम कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 मोल लेकर। लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन में क्या है, 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन, मतलब 2 मोल पार्टिकल्स हो गए। अब किसके पार्टिकल है, सोडियम के है, क्लोराइड के, से तो कोई मतलब नहीं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब हो गए 2 मोल। तो अगर हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 1 मोल के कारण अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज होता है तो 2 मोल पार्टिकल हैं, इसकी वजह से 4 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो हमारी कैलकुलेशन कहेगी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब एक्चुअल में ऑब्जर्व किया जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो चुके हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएट होने की वजह से इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जो एक्चुअल में आनी चाहिए उससे अलग आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ये जो ये हो जाएगी आपकी एबनॉर्मल वैल्यूज़, और जबकि ये जो आपकी एक्चुअल में आनी चाहिए थी उसको बोलते हैं हम नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये आपकी 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सच एज पाई, डेल्टा पी, रेट लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द मैग्नीट्यूड। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वही होते हैं जो आपके डिसोसिएट नहीं होते, जैसे यूरिया या ग्लूकोज, विच नाइदर अंडरगो डिसोसिएशन नॉर अंडरगो एसोसिएशन। एसोसिएट हो जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, डिसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर कॉल्ड नॉर्मल या थ्योरेटिकल वैल्यू। उसमें अगर वो ना एसोसिएट हुए ना डिसोसिएट हुए तब जो वैल्यू आती है वो नॉर्मल आती है। लेकिन दूसरी हमारी एबनॉर्मल वैल्यूज़ हैं, सोल्यूट विच अंडरगो डिसोसिएट और एसोसिएट, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम इंक्रीज और डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। अगर डिसोसिएट हो गए तो इंक्रीज हो जाएगी, एसोसिएट हो गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएंगे। देन द corresponding value of colligative properties are also affected।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी डिफरेंट आएगी, और मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो भी डिफरेंट आएगा। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ को बोलते हैं वो एबनॉर्मल वैल्यूज़ या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर पार्टिकल को आप सॉल्यूट में डालते हो, सॉल्यूशन में डालते हो, अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता तब तो हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ ही आएंगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो हम डिफरेंट इक्वेशंस के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट हो गया तो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, एबनॉर्मल वैल्यू आ जाएंगी, मॉलिक्यूलर मास की भी और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी। तो इसको स्टडी करने के लिए, अब या इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, और वो फैक्टर है हमारा वांट ऑफ फैक्टर। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से। तो पहली बात तो ये है क्या चीज़, रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। ये है आपकी आई की वैल्यू, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या डिवाइडेड बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या फिर इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओरिजिनली एडेड टू द सॉल्यूशन। जैसे सोडियम क्लोराइड का था, सोडियम क्लोराइड का ही जो हमने एग्जांपल लिया था अभी, आई की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमने आई इज इक्वल टू डिसोसिएट होने के बाद हमारे कितने पार्टिकल्स हो गए थे इसमें, 2 मोल, जबकि हमने ओरिजिनली कितने लिए थे, 1 मोल। तो आई की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन यहाँ पर आई की वैल्यू 2 आ गई, वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कितने पार्टिकल प्रोड्यूस हुए डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तब है जब हमारा कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता तब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम इस तरह 1 + 1 2 भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से डिसोसिएट हुआ ही नहीं है। तो वहाँ दूसरा केस आ जाता है, वो हमारा इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का आ जाता है। कंप्लीट डिसोसिएशन की अगर बात आती है तो बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड 2 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन ओरिजिनली। तो फार्मूला तो तब भी यही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना थोड़ा सा डिफरेंट वे में आएगा आपका। तो ये आपका सेकंड मेथड है, नंबर ऑफ पार्टिकल आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। NaCl के एग्जांपल में लिया था हमने कि अगर डिसोसिएट नहीं होता तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना था 2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन डिसोसिएट होकर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस का जाता है। तो वहाँ से भी आई निकाल सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है हमारी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑब्जर्व एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन कैलकुलेट करके देखा था तो हमारा 2 आया था, तो 4/2, तब भी आई की वैल्यू 2 ही आती है। एक तीसरा तरीका और भी है मॉलिक्यूलर मास से, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास हाफ आएगा। ये भी देखना, हमने हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास निकाला है, और हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मॉलिक्यूलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। आप आगे क्वेश्चंस आएगी वो आपको फिर दिखा दूंगा मैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूलर मास उतना ही कम आएगा। तो अगर डिसोसिएट होने की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल होगी तो मॉलिक्यूलर मास हाफ आएगा, एसोसिएट होने की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा। तो ये डिफरेंट वेज हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के, वांट ऑफ फैक्टर निकालने के। एक ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओरिजिनली एडेड टू द सॉल्यूशन, और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो ये वांट ऑफ फैक्टर है। अब इसमें बात आ जाती है हमारी इनकम्प्लीट डिसोसिएट अगर होता है तो, वो तो कंप्लीट था तो हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। लेकिन अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता तब हम आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या आई और अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 11th में आपने की थी, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स दैट डिसोसिएट। अगर 1 मोल डाल दिया जाए तो उसमें से 0.2 डिसोसिएट होगा, 0.3 डिसोसिएट होगा, 0.4 डिसोसिएट होगा, अल्फ़ा इसको हम बोलते हैं। तो वो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी है, और 2 केस होंगे, एक केस होगा हमारा एसोसिएशन का, एक केस होगा डिसोसिएशन का। दोनों के अलग अलग केस हैं, दोनों में अलग अलग तरह से रिलेशनशिप ड्राइव होगी। तो वो कैसे है, पहले हम लेते हैं वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेते हैं पहले कि सपोज कीजिए एन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू गिव एन आयंस एंड इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देन वी कैन राइट द वांट ऑफ फैक्टर एज अंडर। अब ए सपोज आपका कोई साल्ट है, वो डिसोसिएट होकर एक्स बी प्लस वाई सी में प्रोड्यूस हो गया, एक्स बी और वाई सी, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, मतलब मान लीजिए 2 ये और 1 ये प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल 2 और 1 3 पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो गए। 3 बी प्रोड्यूस होते हैं और 2 सी प्रोड्यूस होते हैं, तो 3 और 2 टोटल 5 प्रोड्यूस हो गए। तो कितने प्रोड्यूस हुए, ये एन हो गया हमारा। इनिशियली इसका मान लीजिए एक हमने पार्टिकल लिया 1, तो इनिशियली ये दोनों 0 थे, फिर ये डिसोसिएट हुआ, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक में से अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बच गया हमारा 1 माइनस अल्फा। एक से एक्स प्रोड्यूस होते हैं तो अल्फा से एक्स अल्फा ये प्रोड्यूस हो जाएंगे, और एक से वाई सी प्रोड्यूस होते हैं तो अल्फा से वाई अल्फा ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए हमारे, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा में। तो टोटल पार्टिकल्स देखने चाहे वो सी के हों, बी के हों या ए के हों, टोटल पार्टिकल्स ये हो गए, इन सब का सम 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, उसमें अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई, तो ये आपका एक्स प्लस वाई को हमने एन से रिप्रेजेंट किया है। बताते हैं कि 2 ये 3 ये तो टोटल 5 हो गए, तो उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, तो ये हमारे टोटल पार्टिकल्स हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब हमें निकालना है आई हमारा वही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन इनिशियली। तो आई आ जाएगा हमारा 1 आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये आया था हमारे डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इनिशियली हमने 1 लिया था, तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, या आई माइनस 1 इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा। इसमें 1 इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आई माइनस 1 और ये बच गया आपका एन अल्फा माइनस अल्फा। इसमें अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो आई माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये हमारी रिलेशनशिप है, ये वाली जो रिलेशनशिप है ये हमारी रिलेशनशिप है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर की रिलेशनशिप। ये तो हो गई बात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। अगर अब है बात डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, मान लीजिए एम मोलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट एसोसिएट टू गिव 1 मोलिक्यूल। अगर डाइमर है तो डाइमर का मतलब होता है कि 2 मोलिक्यूल कंबाइन करके एक बन जाएं, ट्राइमर है तो 3 मोलिक्यूल कंबाइन करके एक बन जाएंगे, टेट्रामर है तो 4 मोलिक्यूल कंबाइन करके एक हो जाते हैं। और पॉलीमर आपने सुना ही होगा, बहुत सारे मोलिक्यूल कंबाइन करके जब एक हो जाते हैं उसको पॉलीमर बोल देते हैं। तो पॉलीमर के ये पार्ट है डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सामर, इस तरह से। तो मान लीजिए एम है तो एम ए मोलिक्यूल्स कंबाइंस टू प्रोड्यूस ए एम। तो इनिशियल पार्टिकल्स हमारे 1 थे, ए एम जो है वो 0 थे, तो इसमें से अल्फ़ा एसोसिएट हो गए, 1 माइनस अल्फ़ा रह गए, और जो प्रोड्यूस होंगे वो होंगे अल्फ़ा अपॉन एम। एक से एम से प्रोड्यूस होते हैं 1, तो अल्फ़ा से प्रोड्यूस होंगे अल्फ़ा अपॉन एम। तो टोटल पार्टिकल हो जाएंगे 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एम, और उससे हमारा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एम डिवाइड बाई 1, ये आई की वैल्यू हो जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, ये टोटल हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, और इनिशियली हमने लिया था 1, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एम डिवाइड बाई 1, और यहाँ से आपकी 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई एम माइनस अल्फ़ा, या आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 बाई एम माइनस 1, और अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 बाई एम माइनस 1। तो ये आपकी इक्वेशन होगी फॉर एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के लिए है अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, एसोसिएशन के लिए आई माइनस 1 अपॉन 1 बाई एम माइनस 1, जबकि एम हमारा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन है, डाइमराइजेशन है, ट्राइमराइजेशन है। डाइमराइजेशन अगर होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, ट्राइमराइजेशन अगर होगा तो 1/3 हो जाएगा, टेट्रामराइजेशन है तो 1/4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है। इसको कॉमनली इन दोनों इक्वेशन को हम कॉमनली ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू अल्फ़ा वी माइनस 1 प्लस 1। अब इसमें वी क्या है, वी इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ 1 पार्टिकल।
अगर एक के डिसोसिएट होने से एन प्रोड्यूस होते हैं तो वी हमारे एन के बराबर हो जाएगी, और एक के डिसोसिएट होने से अगर 1/m प्रोड्यूस होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो 1/m हो जाएगा। ये एन भी हो सकता है वी, और एम भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड करता है कि वो डिसोसिएट है या एसोसिएट है। अगर डिसोसिएट है तो ये वी जो है एन के इक्वल होगा, और एसोसिएट है तो ये 1/m के इक्वल होगा। तो ये तो आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से अल्फ़ा की रिलेशनशिप है। ये 1 2 फैक्टर आपका न्यूमेरिकल्स में जितने भी न्यूमेरिकल अभी तक आपने किए हैं, चाहे किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे किए हों, उन सब में इंक्लूड होकर आता है। अब कहाँ ये आपको लेना है, कहाँ नहीं लेना है, ये आपको क्वेश्चन में देखना है। अगर तो लिखा हुआ है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा, वहाँ पर आपको आई की लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कहीं पर इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिसोसिएट या एसोसिएट होता है, तब आपको आई भी इंक्लूड करना है। अब वो कैसे इंक्लूड करना है वो नेक्स्ट पीपीटी में बता रहा हूँ अभी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, आई की वैल्यूज़, ये आपकी आई की वैल्यूज़ हैं। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता तब आपकी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों बराबर होती हैं, आई की वैल्यू 1 रहेगी अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं तब आई की वैल्यू आपकी 1 से कम आएगी, और अगर डिसोसिएट हो गए तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं है तो आई इज इक्वल टू 1, अगर एसोसिएट हैं तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, 1 2 फैक्टर की वैल्यू, और अगर डिसोसिएट हो गए तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। तो ये हमारे 1 2 फैक्टर हैं। कुल मिलाकर हाँ, हमारी जितनी भी इक्वेशंस हैं सारी की सारी थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाती हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ मैंने ये लिखी हुई हैं सारी इक्वेशंस चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ये हमारे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थी, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी थी। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएट या एसोसिएट भी होगा, तो हमें उसको आई से मल्टीप्लाई भी करना है। बस ये फ़र्क है सभी इक्वेशंस में। इसी से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नॉट ए अपॉन डेल्टा पी अपॉन डब्ल्यू ए। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल्टा टी भी हमारी के बी इंटू मोलैलिटी थी, आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन है तो आई से मल्टीप्लाई होगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी आई से मल्टीप्लाई होगी। मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो भी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जितनी भी इक्वेशन अब तक हमने सारी की थी उनमें आई और ऐड मल्टीप्लाई करना है, बस ये फ़र्क है। सारी इक्वेशन में ये मॉडिफिकेशन हमने कर देनी है। कुल मिलाकर हमें आई तो ऐड करना ही, मल्टीप्लाई करना ही है, डिसोसिएशन होता है या नहीं होता है। क्योंकि अगर डिसोसिएट या एसोसिएट हो भी जाता है तो आई की वैल्यू आपको पुट करनी है, अगर नहीं होता तो आई की वैल्यू 1 आएगी, कुछ फ़र्क इक्वेशन में पड़ेगा नहीं। तो ये हमारे रिलेशनशिप हो गई। ये हमारा हो गया अल्फ़ा डिसोसिएशन के लिए एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई एन है आपका, तो अल्फ़ा हो जाएगा i-1 अपॉन n-1। और अगर एसोसिएट हो गया तो अल्फ़ा हो जाएगा i-1 अपॉन 1/m-1। और 1/m मतलब यहाँ कितने आपके डायमराइजेशन हुआ है। थोड़ा सा इसी को हम ज़रा नोट में लेते हैं, पहले एक बार समझाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ज़रा, सपोज़ कीजिए आपका एक साल्ट है, K for FeCN6, K for FeCN6, इसको पानी में डालो और ये डिसोसिएट हो गया। अब ध्यान रखना ये आपका कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स जब डिसोसिएट होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो अलग नहीं होते। तो ये आपके 4 तो पोटेशियम आयन प्रोड्यूस करेगा और एक प्रोड्यूस करेगा FeCN6 जो है वो एज सच ही रहेगा, कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एज सच रहता है, वो अलग नहीं होता। तो कुल मिलाकर हमारे 5 आयंस प्रोड्यूस हो गए। इस K for FeCN6 के डिसोसिएट होने से 4 पोटेशियम आयन और एक हेक्सासाइनोफेरेट आयन प्रोड्यूस हुआ। तो टोटल पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए 5। अगर तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है तो जो आई की वैल्यू है, अब कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा जो हमारा फार्मूला है i-1 अपॉन
n-1। अल्फ़ा हो गया 1 क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन है। अब अल्फ़ा अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, i-1/n-1 दोनों इक्वल हैं, मतलब i-1 इजगल टू n-1, तो i इजगल टू n, i इजगल टू n। और n कितना है इसमें हमारा, n इसमें होता है 4 ये और 1 ये 5 हैं, तो कुल मिलाकर i हमारा 5 हो गया। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो 4 पोटेशियम आयन और 1 फेरोसाइनाइड आयन, 5 आयन प्रोड्यूस होते हैं, तो आई की वैल्यू भी 5 ही होगी। अगर सपोज कीजिए मैंने लिया तो कोई और साल्ट ले लिया, सपोज कीजिए हमने लिया है CH3COH। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये प्रोड्यूस करता है एसिटेटाइन प्लस एच आयन, एसिटेटाइन और एच आयन प्रोड्यूस कर रहा है ये। अब ये तो आपको मालूम है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लीजिए 0.2 है, 0.2 मतलब 1 मोल अगर आप डालोगे तो 0.2 ही डिसोसिएट होगा, तो 0.2 ये हो गया, इसकी अल्फ़ा हो गई। इनिशियली आपने लिया 1 मोल तो बचेंगे कितने, ये 0.8 बच जाएंगे, 0.2 डिसोसिएट हो जाएगा और 0.2 ये प्रोड्यूस होगी और 0.2 ये प्रोड्यूस होगी। तो इसकी हमें निकालना है आई। इसके लिए जब आप आई निकालोगे वो कैसे निकलेगा देखिए ज़रा। वैसे हमारा फार्मूला ही सीधा है, हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा फार्मूला से आप निकालिए। अल्फ़ा इजगल टू i-1/n-1। अल्फ़ा इसमें 0.2 है तो 0.2, आई हमें निकालना है i-1/n। n इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन। देखिए अब कितने आयन प्रोड्यूस होते हैं, एक एसिटेटाइन और एक एच आयन, 2 आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो कुल मिलाकर 2 आयन्स प्रोड्यूस होंगे, तो इसको हम n की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2-1, तो 0.2 इजगल टू i-1/1, तो i हो जाएगा हमारा 1 प्लस 0.2 मतलब 1.2 आ जाएगा। तो 1 से ज़्यादा है डिसोसिएशन है। ध्यान रखना, अगर कंप्लीट डिसोसिएशन है तो जितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए वही आई की वैल्यू होगी, लेकिन अगर आपके कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा से आपको आई निकालना है, तो आपका फार्मूला अल्फ़ा इजगल टू i-1/n-1 होगा। अगर एसोसिएशन है तो, अब एसोसिएशन के लिए सपोज कीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, डाइमराइजेशन है कि कोई एक मॉलिक्यूल है ए, वे डाइमराइज हो गए सॉल्वेंट में डालते ही, 2A कंबाइंस टू प्रोड्यूस A2, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसमें जो है आपकी वो आ गई, लेट इट बी 0.2 डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। अब आई आपको निकालना है तो अल्फ़ा इजगल टू i-1/1/2-1 होगी। फार्मूला था एसोसिएशन के लिए i-1/1/m-1, m यहाँ पर 2 है, डाइमराइजेशन है, तो आपका जो अल्फ़ा 0.2 है तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 इजगल टू 1i-1 माइनस हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ आएगी, तो आप इसको इस तरफ ले आते हैं, ये आपका आ जाएगा तो माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0.2 इजगल टू i-1, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 से 0.1 आ गई, तो माइनस 0.1 इजगल टू i-1, 1 इस तरफ आ जाएगा, ये 0.9 आ जाएगी वैल्यू। i इजगल टू 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9, 1 से कम आई, मतलब वही आपकी बात आ गई एसोसिएशन की। तो 1 से वैल्यू कम आती है आई की तो एसोसिएशन, 1 से वैल्यू ज़्यादा आती है तो डिसोसिएशन। तो इस पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, यहीं पर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड है। ये जो आपकी इक्वेशंस हैं सारी, आपको ये इक्वेशंस अप्लाई करनी है, ये सारी, ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको अप्लाई करके आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने होते हैं। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दे दी, आई पूछ लिया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ गिवन होंगी, आई निकालो, आई से अल्फ़ा निकालो, इस तरह से न्यूमेरिकल मोस्टली आती है। अल्फ़ा दे दिया, आई निकालो, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालो।
तो मोस्टली न्यूमेरिकल इस तरह से आते हैं, जैसे देखिए हमारे ये एग्जाम्पल भी हैं। पहला न्यूमेरिकल है 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ NaCl डेवलप्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.6 एटमॉस्फेरिक। पीछे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल नहीं लिए थे, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ मैंने ले लिया है। 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ NaCl डेवलप्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.6 एटमॉस्फेरिक एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है, ध्यान रखना ये चीज़। तो आई की वैल्यूज में NaCl डिसोसिएट इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, 2 आयन प्रोड्यूस है, तो आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। खैर वो हमें करना है, पहले हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, इसके अंदर आपकी चलिए जी वैल्यूज़ क्या थी, 0.1 मोल सोल्यूशन था, और जो वैल्यूज़ थी वो कितनी थी, पाई की वैल्यू 4.6, टेम्परेचर 300। ये लीजिए आपका जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है कि 0.1 m NaCl है, 4.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी 4.6 ऑस्मोटिक प्रेशर है। पाई के लिए हमारी इक्वेशन थी पाई इक्वल टू CRT, हमारी नॉर्मल इक्वेशन थी। लेकिन जब डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट आ गया यहाँ पर, तो आई से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अब आई इसमें गिवन नहीं है, पहले तो हमें वो आई ही निकालना है। ये वैल्यू आपकी 4.6 है, आई हमें निकालना है डिवाइड बाई CRT। आई हमें निकालना है और CRT को हम इस तरफ ले आएंगे, तो वो हमारा CRT आ जाएगा। और ये आपकी 4.6 डिवाइड बाई C, कंसनट्रेशन 0.1, R 0.0821 आर की वैल्यू है, और टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन। तो ये हमारी आई आ गई। अब हमारा रह गया, हमें आंसर में हमें निकालना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा हम कैसे निकालेंगे, वही इक्वेशन हमारी डिसोसिएशन है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, या आई की वैल्यू यहाँ से हमने निकालनी है, जो भी हमारी वैल्यू आएगी, शायद वो वैल्यू आपकी कैलकुलेट करना है, I-1 अपॉन ये 2-1 हो जाएगी आपकी, 2-1, क्योंकि एक से 2 पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। तो ये 1 हो ही गया आपका, और इसमें आपका अल्फ़ा 0.87 आ जाएगा। आई की वैल्यू जो इसमें शायद 1.87 आएगी आपकी, तो -1 करोगे तो अल्फ़ा 0.87 आ जाएगा, मतलब 87% डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपकी आती है, ये आती है 1.87। तो यहाँ पर आप जब इसको पुट करोगे 1.87 माइनस 1 इजकल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आ गई 0.87। तो 0.87 अल्फ़ा एक में से 0.87 डिसोसिएट होगा। अगर परसेंटेज में आंसर दोगे तो इंटू 100 और करोगे तो 87% आ जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला न्यूमेरिकल है जो आपको करना है। उसके वजह से दूसरा न्यूमेरिकल है फिनोल एसोसिएट इन बेंजीन टू फॉर्म डाइमर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ फिनोल इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन इज लोवर्ड बाई 0.70 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिनोल। इसमें आपको KF की वैल्यू गिवन है। तो इसमें जो आप न्यूमेरिकल करोगे, ये न्यूमेरिकल्स आपका क्योंकि क्वेश्चन देखना पड़ता है इसलिए मैं हाफ पर ही ले रहा हूँ इसको। ये लीजिए जरा। अब देखिए पहले तो हमारा है क्या क्या चीज़ हमारे पास, इसमें हमें दे रखी है। एक तो एसोसिएट टू फॉर्म डाइमर। डाइमर है इसका मतलब 2 फिनोल के मॉलिक्यूल 2C6H5OH दे कंबाइंस टू प्रोड्यूस डाइमर। तो वो आपका C6H5OH डाइमराइज होते हैं बेंजीन में। तो ऐसे एक के दो का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो डाइमराइजेशन हो गया, तो कुल मिलाकर हमारा 1/2 आएगा। जो 1/m था 1/2 आएगा, ध्यान रखना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ फिनोल। अब फिर फ्रीजिंग पॉइंट की बात आ गई, तो फिर वही आपका
अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात है, तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो हमारा फार्मूला था, एक तो ध्यान रखना, दोनों चीज़ याद रखनी है हमें। डेल्टा टी एफ इजक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ये हमारा फार्मूला था। अब आई की वैल्यू तो खैर कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, के एफ दे रखा है, चलो उसको बाद में पुट करेंगे। अब पहले मोलैलिटी के लिए क्या फार्मूला था हमारा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये हमारी मोलैलिटी होती है। अब देखिए ज़रा इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। के एफ हमें गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। वेट ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 5 ग्राम। 1000 मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, फिनोल का जो हमारा मोलिकुलर मास होता है C6H5OH, इसका मोलिकुलर मास निकाल लेना है। C6H5 12 से 72 और 5 77, एक हाइड्रोजन वहाँ है 78 और 16 94 इसका मोलिकुलर मास हो गया। और ये WBA वेट ऑफ सोलवेंट वो 250 ग्राम है। सारी चीज़ें गिवन है। डेल्टा TF भी दे रखा है 0.70, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.70 हमारा डेल्टा TF है, गिवन है। ये आपका डेल्टा TF हो गया। WA वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोल्यूट, KF सारी चीज़ें गिवन है। तो कुल मिलाकर जब डेल्टा TF भी गिवन है, आई हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। KF WB 1000 MB WA और डेल्टा TF सारी चीज़ें गिवन है। आई निकाल लिया। अब आई निकालने के बाद क्या रहेगा इसमें हमारा, आई निकालने के बाद हमारा जाता है अल्फ़ा निकालना, और अल्फ़ा के लिए फार्मूला हमारा आई इजक्वल टू अल्फ़ा इजक्वल टू आई माइनस 1/1/m-1। एसोसिएशन की बात है तो 1/m आएगा, और m है इसमें अंदर 2, डाइमराइजेशन है, देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर, डाइमर बना रहे हैं, ये आपका डाइमर लिखा हुआ है, मतलब 2 मोलिक्यूल कंबाइन करना है, तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसमें आपकी अल्फा आ जाएगी। 72% आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन containing 15 ग्राम ऑफ यूरिया पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ द ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो आपको करते हैं, आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, इक्वेट कीजिए दोनों चीज़ों को। ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम है, तो इसको आपको इक्वेट कैसे करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। हमें निकालना है मास ऑफ ग्लूकोज, इसका फार्मूला है हमारा CRT यूरिया के लिए इज इक्वल टू CRT ग्लूकोज के लिए। टेम्परेचर दोनों का सेम है। अब इसमें कंसनट्रेशन क्या है, 15 ग्राम पर, अब C को हम ऐसे लिख सकते हैं N/V, मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, कंसनट्रेशन को यहाँ पर भी हम N/V कर लेते हैं। अब मोल्स इसके कितने होंगे, 15/60 ग्राम, मोलिकुलर मास है यूरिया का 60, तो 15/60 इसका मोलर मास हो गया, इंटू वॉल्यूम 1 लीटर, RT इक्वल टू, इसका वेट हमें निकालना है WB अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का 180 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर RT। अब देखिए ये इसका सोल्यूट का वेट था, यहाँ सोल्यूट का वेट W है जो हमें निकालना है। RT से RT कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, अब रह गया क्या, 180 को इस तरफ लिया, 15 इंटू 180 डिवाइड बाई 60, 45 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से इक्वेट करके आप इसके आंसर को निकाल सकते हो। तो इस तरह के इसके न्यूमेरिकल्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपको ज़रूर करने हैं। ये वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से ध्यान रखना कि यही चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इंक्लूड करके वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, और उसके बाद फिर आपके जो रॉल्ड्स लॉ है वो भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी करना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है। एक दिन का आपको टाइम देता हूँ, परसों तक इसकी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद एक फ़ोटो लास्ट पेज की, एक्सरसाइज की लास्ट पेज की फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप भी करनी है। थैंक यू।